सोशियोलॉजी की क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात कर रहे हैं, इंटरव्यू की क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं, उसमें जो एड्रेस से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में अच्छे से देखा और आज हम शैक्षिक रिकॉर्ड से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, कि आपकी मार्कशीट को देखकर, आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड को देखकर, मेन तो वही होता है, तो उससे जो प्रश्न बनते हैं जिसमें आप अक्सर फंस जाते हैं, आप केवल सब्जेक्ट पढ़ के चले जाते हैं और बाकी की चीज़ें आप नहीं पढ़ते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। ठीक है, तो पहला देखिए, आपकी योग्यता क्या है। तो योग्यता में आप बताएंगे कि मैंने एमए, बीएड, नेट किया है, मैंने पीएचडी की है, मैंने एमफिल किया है। जो जो आपने किया है वो सारी आपकी योग्यता के अंतर्गत है, बता दीजिए। ठीक है, और दूसरा प्रश्न ये है कि आपकी अपनी पढ़ाई के बारे में विस्तार से बताइए। दूसरा प्रश्न है कि अपनी पढ़ाई के बारे में विस्तार से बताइए। तो अपनी पढ़ाई के बारे में जब विस्तार से पूछता है तो आप बताइए कि हम हाई स्कूल पास किए, इस स्कूल से इस सन में पास हुए, उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया, इस स्कूल से मैंने इस सन में इंटरमीडिएट पास किया, उसके बाद मैंने बीए की पढ़ाई इस महाविद्यालय से या फिर इस यूनिवर्सिटी से की है, फिर मैंने एमए किया यहाँ से, फिर मैंने इस सन में नेट की पढ़ाई की और उसके बाद मैंने पीएचडी इस महाविद्यालय से या फिर इस यूनिवर्सिटी से किया है। ठीक है, तो अपनी पूरी योग्यता इसमें बतानी होगी, पूरी पढ़ाई आपको विस्तार से बताना होगा कि आपने कहाँ से कौन सी पढ़ाई की है और कौन से सन में पास हुए हैं। अगला है कि अपनी पढ़ाई के दौरान अंकों में, आपकी पढ़ाई के दौरान अंकों में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। यानी कभी कभी आपने देखा कि आपने इंटरमीडिएट बहुत अच्छे से पास कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आपके बीए फर्स्ट ईयर में कम मार्क्स आ गया, फिर बीए फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, फाइनल में कम मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि कोई बच्चा जो है वो लगभग 80% मार्क्स पा रहा है, किसी में 45 पा रहा है, तो किसी में वो 70 पा रहा है, इस तरह से। तो अगर ज़्यादा गैप होता है तो इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं कि आपके अंकों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, क्यों। ठीक है, तो ऐसा पूछा जाएगा कि क्यों आप जो है कि आपने एक बार 80 क्वेश्चंस की 80 मार्क्स प्राप्त किए, उसके पहले बहुत अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त किए थे, उसके बाद आपने और अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, ऐसा क्यों है। तो आप बताइए कि सर जो इस सन में यानी कि इंटरमीडिएट में जो मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं क्योंकि मैं बहुत बीमार था, या फिर मेरे यहाँ इनकी डेथ हो गई थी, या फिर कुछ हो गया था, ऐसा कुछ बता दीजिए कि पारिवारिक समस्या के कारण मैं उस समय पढ़ नहीं पाया। ठीक है, तो अगला देखिए, आपने ग्रेजुएशन किस विश्वविद्यालय से किया, उस विश्वविद्यालय का लोगो और मोटो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस विश्वविद्यालय से आप रिलेटेड, यानी कि आपके एड्रेस से रिलेटेड जो विश्वविद्यालय है जो आपके ज़िले में है, ठीक है, वो, या फिर जिस विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की है उसका लोगो और मोटो। लोगो जानते ही हैं, किसी भी मार्कशीट में जो ऊपर गोला सा यहाँ पे बना होता है, ठीक है, वो लोगो है, उसके अंदर जो वाक्य लिखा होता है, आदर्श वाक्य, उसको मोटो बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि आदर्श वाक्य क्या है हमारे कॉलेज का और उसका लोगो क्या है। ठीक, तो इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर बनते ही हैं। आपकी पढ़ाई के दौरान गैप ईयर दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी होता है कि बच्चों ने पढ़ाई की, बीए कर लिया, उसके बाद 2 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बाद फिर अगली पढ़ाई की। ठीक है, तो जिसके जिसके में होता है ऐसा, वो उन लोगों का क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि गैप ईयर क्यों दिखाई दे रहा है। आपने बीए किया तो 2 साल आप बैठे रह गए, फिर आपने एमए किया, या फिर आपने बीए फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद 1 साल के बाद आपने सेकेंड ईयर फाइनल, इस तरह से कुछ ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद आपका गैप ईयर क्यों दिखाई दे रहा है। तो उसमें आप बताइए कि मैं बीमार था, या फिर मैंने उसके बाद मैंने ये तैयारी की है, इस दौरान मैंने ये काम किया, या फिर कुछ ऐसा बताइए कि वो लगे कि सही है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें वास्तव में घटित हुई हो आपके साथ तो वो बता दीजिए, और कोशिश कीजिए कि सत्य बताने का प्रयास कीजिए। जो भी आपके साथ जो भी घटित हुआ, जो कारण होगा, क्योंकि पढ़ाई आपने छोड़ी थी, कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, ऐसे ही नहीं छोड़ दी थी, तो उस रीज़न को बताइए। और उससे क्या होगा कि जो सही चीज़ होती है वो हमेशा अच्छा परिणाम देती हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है कि आपकी पढ़ाई के दौरान, सॉरी ये वाला हो गया, अंतिम पढ़ाई के बाद से आप क्या कर रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतिम पढ़ाई के बाद से आप क्या कर रहे हैं। मोस्टली पूछा जाता है, हर दूसरे तीसरे बच्चे से ये पूछा ही जाता है कि जब से आपने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई ख़त्म की है, उसके बाद से आप ये बैठे क्यों है, आप क्यों क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर बताइए आप कि सर तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ इसकी। ठीक है,
तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपने नेट जो है इतने साल पहले किया था और अब तक आप बैठे हैं क्यों, आपने कहीं पढ़ाया है? तो इसका भी रीज़न है फ्रेंड्स, मुझसे भी यही प्रश्न पूछा गया था। तो उसमें आप बताइए कि सर मैं तैयारी कर रहा था और अगर मैं पढ़ाता तो मुझे अपना स्वयं का पढ़ने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए अवसर नहीं मिलता, इसलिए मैंने ज्ञान बढ़ाना ही उचित समझा और मैं तब से अपनी निरंतर स्टडी में लगा हुआ हूँ। ठीक है, इस तरह से बातें आप बता सकते हैं। आयोग को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, ये इसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। जो ये पहले अपने आप को चमका रहा है, उसके बाद लोगों को प्रकाश देगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि आपकी पढ़ाई की इस सेवा में क्या उपयोगिता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि जो पढ़ाई आपने की है, आपने साइंस से पढ़ा है, आपने आर्ट से पढ़ा है या फिर आपने कॉमर्स से पढ़ा है, आपकी इस पढ़ाई की सेवा में जो सेवा असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा है, इसमें क्या योग्यता है, इसमें क्या उपयोगिता है, क्या ये वास्तव में इसके लिए उपयोगी है? तो उसके लिए आप जवाब दीजिए कि यस सर, मैंने जो पढ़ाई की है वो अपने विषय से ही की है और इसी के कारण मैं अपने विषय में पारंगत हो पाया हूँ और मैं आगे भी अपने इसी विषय में और ज़्यादा अपने आप को योग्य बनाऊँगा। ठीक है, अपने और ज़्यादा स्टडी करूँगा, इसी में ज्ञान बढ़ाऊँगा। तो बताइए कि इस सेवा सर, इसी विषय से मैंने स्टडी की है, इसी विषय में मैंने ज्ञान को बढ़ाया है और इसी विषय में मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये कि एक चीज़ और होती है कि साइंस, आर्ट या फिर कॉमर्स आप पढ़ते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इससे भी हो सकता है। तो जो लोग साइंस पढ़ते हैं उसमें रीजनल एबिलिटी जो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो किसी भी चीज़ को तर्क वितर्क आराम से कर लेते हैं। तो जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनके लिए रीजनिंग बहुत अच्छी होती है उनकी, यानी किसी भी चीज़ को तर्क से समझते हैं, अध्यात्म से या फिर किसी अन्य चीज़ से वो नहीं समझते हैं। आर्ट वाले जो बच्चे होते हैं, सोशल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, वो सामाजिक समझ उससे बढ़ती है। ठीक है, अगर सोशियोलॉजी की बात किया जाए तो सोशियोलॉजी से सामाजिक समझ भी बढ़ती है और समाज के उन बिंदुओं को भी हम जान जाते हैं जो वास्तव में हम व्यवहारिक जीवन में इस चीज़ों को नहीं देख पाते। ठीक है, तो सोशियोलॉजी क्या है, जन्म से ही हमसे शुरू होता है और मृत्यु तक हमारे साथ रहता है। तो जब तक हम जीवित रहते हैं हम सोसाइटी में ही रहते हैं। ठीक है, कॉमर्स में क्या होता है कि व्यवसायिक प्रवृत्ति का विकास होता है, जो व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, नियम होते हैं, उनसे रिलेटेड जो फंडे हैं वो सब हमको आने लगते हैं। ठीक है, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो महाविद्यालयों का वरीयता क्रम भरा जा रहा है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। पहले वरीयता क्रम के लिए एक प्रश्न है फ्रेंड्स कि आपकी पढ़ाई की इस सेवा में क्या उपयोगिता है, यानी जो सेवा असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा में आप जा रहे हैं, तो आपने जो स्टडी की है अब तक उसकी इसमें उपयोगिता क्या है, क्या ये वास्तव में उसके लिए सही है कि नहीं है, और उसके लिए ये उसकी उपयोगिता इसमें कितने % है या फिर क्या है। ठीक है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आप उसमें बताइए कि सर मैंने अभी तक की जो पढ़ाई की है, बहुत रिलैक्स होकर बोलना है, बहुत कुछ डरना नहीं है, वहाँ पे वो लोग कुछ आपको खा नहीं जाएंगे। ठीक है, डर बहुत लगता है तो बिल्कुल डरना नहीं है। तो उसमें आप बताइए कि सर मैंने अब तक की जो पढ़ाई की है इसी विषय में की है और इसी विषय में शुरू से मेरी बहुत रुचि रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसी विषय में ही आगे बढ़ना चाहता था और इसी विषय को मैंने आज तक पढ़ा है, इसलिए मैं इसमें बच्चों को अच्छे से ज्ञान दे सकता हूँ, यही इसकी उपयोगिता है। ठीक है, यानी मैंने अब तक की जो पढ़ाई की है मैं इसी विषय में करता आया हूँ। ठीक है, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, तो अब तक मैंने यही सीखा है और यही मैं बच्चों को बताऊँगा, यही इसकी उपयोगिता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है, इसको घुमा के पूछा जा सकता है कि आपने जैसे साइंस पढ़ा, साइंस वाले बच्चे आर्ट से कैसे अलग हैं, आर्ट वाले बच्चे कॉमर्स से कैसे अलग हैं। ठीक है, ये चीज़ पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो साइंस के बच्चे हैं उसमें रीजनल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तर्क वितर्क करने की क्षमता विकसित होती है, यानी हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड का विकास तर्क वितर्क की दिशा में होगा। अगर हम आर्ट पढ़ रहे हैं तो सोशल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, सामाजिक समझ बहुत अच्छी होगी। ठीक है, अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो व्यावसायिक प्रवृत्ति बहुत अच्छी होगी, व्यावसायिक प्रवृत्ति का विकास होगा। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे एक बार मुझसे भी पूछा गया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैंने इंटरव्यू दिया था। ठीक है, तो वो जो था वो स्थायी पद नहीं था, उसमें पूछा गया था कि समाजशास्त्र के बारे में ऐसी कोई चीज़ बताइए जो दूसरे विषयों के जो सब्जेक्ट के बच्चे हैं वो ना बता पाए।
तो वहाँ पे मैंने एक बात बताई थी जो उनको वास्तव में बहुत अच्छी लगी। बाद में अलग से भी मिलकर उन्होंने मुझसे बोला कि बहुत अच्छा था। ठीक है, चूँकि एक ही पद था और वहाँ पे कुछ मैं बोल नहीं पा रही हूँ, यहाँ पे बोल नहीं सकती, तो इसलिए मैं वहाँ पे हुआ क्या, जब उन्होंने पूछा कि समाजशास्त्र के बारे में कुछ ऐसा बताइए जो दूसरे विषयों के बच्चे ना बता पाएँ। तो मैंने उनसे कहा कि सर, दूसरे विषयों के जो बच्चे होते हैं, सभी विषयों की अपनी अपनी महत्ता होती है। जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, कुछ भी है, अपनी अपनी महत्ता है। हम सभी विषयों को पढ़ते हैं, याद करते हैं और उससे हम लाभ उठाते हैं। लेकिन समाजशास्त्र ही एकमात्र ऐसा विषय है जिसे हम जीते हैं। ठीक है, ये बोला मैंने। और वास्तव में ये जो जवाब था, सब बहुत खुश हुए, बहुत गदगद हुए इस चीज़ को सुनकर कि इसकी रुचि वास्तव में समाजशास्त्र में है। तो आप भी इस तरह के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। और महाविद्यालय की वरीयता क्रम में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं सुना है तो जीवन भर रोना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात फ्रेंड्स जो आपको नहीं पता होगी, सुनने के बाद भी आपको भी थोड़ा सा लगेगा, कि जो आप कॉलेज की जो लिस्ट आप भरेंगे इंटरव्यू देते समय, वही आपकी मेन लिस्ट होगी। यानी जो आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के लिए जब खुलेगा वो साइट खुलेगा, तो ये 30 कॉलेज पहले से भरे होंगे, उसके नीचे के कॉलेज आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, यानी आपको इसी में से कॉलेज मिल जाएगा। उसके नीचे बहुत ज़्यादा आपके ऐसी नहीं कि मेरिट इतनी कम है कि 30 में से ना मिले, लगभग सबको 30 में से तो मिल ही जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस 30 कॉलेज को ऐसे ही भर दिया कि चलो मेन काउंसलिंग में तो हो जाएगा, अक्सर बच्चे एक दूसरे को बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। आप ये जो 30 कॉलेज की लिस्ट बनाएंगे, इसमें आप वरीयता क्रम बहुत अच्छे से भरेंगे। आप ये मान के चलेंगे कि मात्र यही 30 कॉलेज है जो जिसमें से हमको मिलना है। ठीक है, दूसरी बात, यदि कोई महिला कैंडिडेट है और उस महिला कैंडिडेट ने हलफनामा नहीं दिया है कि मुझे किसी भी हाल में महिला कॉलेज नहीं चाहिए, यदि मैं महिला कॉलेज की मैं पुरुष कॉलेज की लिस्ट में नहीं आती हूँ, ठीक है, तो मुझे बाहर कर दिया जाए, ये चीज़ होता है हलफनामा में। लेकिन मुझे महिला कॉलेज नहीं चाहिए, अगर ये आपने नहीं दिया हलफनामा, तो आपको महिला कॉलेज ही मिलेगा, आपको कोविड कॉलेज नहीं मिलेगा। या आप लिख लीजिए या आप याद कर लीजिए, ये चीज़ें अभी ओपन नहीं होंगी। जब आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या हो गया हमारे साथ। तो दूसरी बात ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है फ्रेंड्स, कि जो 30 कॉलेज की लिस्ट आप भरेंगे, ये 30 कॉलेज की लिस्ट आपके फाइनल लिस्ट मान के भरेंगे। और अगर आपने कोई भी महिला कैंडिडेट हो और उसने हलफनामा नहीं दिया है कि हमको महिला कॉलेज नहीं चाहिए, और उसके बावजूद उसने कोई महिला कॉलेज नहीं डाला है इन 30 कॉलेज में, जो 30 कॉलेज वो देगी, महिला कॉलेज नहीं भरा है उसने, तो उसको अलग से आयोग में बुलाकर आयोग से फ़ोन आएगा कि आप 4-5 महिला कॉलेज दीजिए, और उस महिला कॉलेज को ये ऊपर ही ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, कि अगर ऐसा होता है कि महिला कॉलेज, यानी कि वो आपको महिला कॉलेज देंगे भी और वो बिल्कुल जेन्युइन लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि ज़बरदस्ती आयोग के द्वारा थोपा गया है। ऐसा पिछले वैकेंसी में हो चुका है और इस बार भी होगा, पिछले बार ही ये नियम बन चुका था। ठीक है, महिला को महिला कॉलेज ही मिलेगा। तो दूसरी बात ये, और अब अगर कॉलेज आप भरने जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे नियम तो आप जान ही गए हैं। इसके बाद अगर आप कॉलेज भर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता किस कॉलेज को ऊपर करें किसको नीचे करें, कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, तो फ्रेंड्स देखिए, महिलाओं की बात की जाए तो कोई भी महिला कॉलेज अच्छा नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं होता। कुछ कुछ ऐसे भी लखनऊ के महिला कॉलेज ले लीजिए, बनारस के महिला कॉलेज ले लीजिए, और भी जो बड़े बड़े कॉलेज है जिसका नाम है वास्तव में, तो उसकी बात अलग है। लेकिन जो छोटे ज़िलों में जो महिला कॉलेज है वो अच्छे नहीं होते, ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम, वहाँ पे दबाव तनाव ये सब चीज़ें होती हैं। और कुछ कुछ जगहों पे कोविड का कॉलेज भी इसी टाइप का होता है। तो आपको वरीयता क्रम जब भरना है तो एक चीज़ मान के भरना है कि जिस महाविद्यालय को आप ऊपर से 20 नंबर तक डालते हैं, उसमें से कुछ तो आप गए होंगे, कुछ जगहों पे आप गए होंगे, देखे होंगे कॉलेज को, और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसको आप पता कर लीजिए फ्रेंड्स, जाके पता कर लीजिए।
अगर पैसे नहीं हैं तो दूसरे से लेकर जाके पता कीजिए, जीवन भर रोना पड़ सकता है, बहुत परेशानी होगी फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको ऐसे कॉलेज नहीं मिले जो वास्तव में आपको चाहिए तो आपको हमेशा के लिए परेशानी हो सकती है। तो ऐसा कॉलेज चुनिए जहाँ पे स्वतंत्रता का माहौल हो, अपनी बात को रख सकते हो और दबाव की बात ना हो, मैनेजमेंट अच्छा हो। ठीक है, सब कुछ देखने के बाद, लोगों से विचार लेने के बाद ही कॉलेज की लिस्ट भरिए। वरना फ्रेंड्स जो ट्रांसफ़र की बात होती है, लोग कहते हैं ट्रांसफ़र लेंगे ऐसा वैसा, बहुत आसान नहीं होता है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल होता है। और उनकी इच्छा होगी तो देंगे ट्रांसफ़र, नहीं इच्छा होगी तो ट्रांसफ़र नहीं देंगे। पूरी तरह से स्वविवेक पर निर्भर होता है जो मैनेजर होता है, और वो भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से समस्याएं होंगी आगे चल के, आपको बहुत बड़ी समस्या होंगी। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको कई लाख रुपए बच सकते हैं। जैसे ट्रांसफ़र में भी कुछ लोग मांगते हैं देने वाले, तो उसमें क्या होता है कि आपके बहुत पैसे भी बच जाएंगे। और एक बार सोच समझ के अगर आपने कॉलेज ले लिया और कॉलेज अच्छा है तो फिर आपको वहाँ से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। महाविद्यालय के वरीयता क्रम में आपको ऊपर 30 कॉलेज में वही कॉलेज भरना है जो वास्तव में आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद के कॉलेज तो मान लीजिए जितने कॉलेज हैं, अगर 200 कॉलेज है, कुछ भी ये है ऐसा, तो पूरे के पूरे भरे जाएंगे। ठीक है, एक भी कॉलेज आप उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसमें आपको पूरे कॉलेज, सभी बच्चों को पूरे कॉलेज भरने हैं। बस आप वरीयता क्रम ऊपर नीचे कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा ऊपर रहेगा, ये वाला कॉलेज नीचे रहेगा, ये मेन काउंसलिंग में होगा। लेकिन अभी का जो 30 कॉलेज मांगा गया है, उसमें आप 30 कॉलेज वही भरिए जो वास्तव में आपको चाहिए। जब आप साइट खोलेंगे तो ये 30 कॉलेज पहले से ओपन रहेंगे उसमें। तो समझ लीजिए, सोच लीजिए और अच्छे से इसको भरिए। पूरे कॉलेज को बार बार देखिए, समझिए, कोई वहाँ से पढ़ा हो या फिर कोई वहाँ पे टीचर हो, जान पहचान का हो, और लोगों से पता कीजिए। चले जाइए बस पकड़ के, ठीक है, वहाँ से जाके मिल लीजिए, देख लीजिए, और अच्छे से परखने के बाद ही कॉलेज को भरिए। वरना फिर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है? इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आपका ये इस टीचिंग से ही आपका मन उठ जाएगा। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए आप महाविद्यालय के वरीयता क्रम में चीज़ों को सोच समझ के भरेंगे। 30 कॉलेज को ही अपनी फाइनल लिस्ट मान के चलेंगे। और जिन लड़कियों को ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि उनका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स उनका है, तो वो लोग हलफनामा भी दे सकती हैं। कोई डरने की इसमें बात नहीं है। अगर अच्छे मार्क्स हैं तो हलफनामा वहाँ पे दिया जा सकता है। कोविड में उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लगभग सारे के सारे कोविड कॉलेज, सारे नहीं, कुछ परसेंट को छोड़ दिया जाए तो कोविड कॉलेज अक्सर अच्छे ही होते हैं, वहाँ पे अपनी बात कह सकते हैं, प्रजातांत्रिक माहौल होता है। लेकिन जो छोटे कॉलेज होते हैं, जहाँ पे स्टाफ कम है, कॉलेज छोटा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, और इसमें कोई शाखा वगैरह इस तरह से बहुत बड़ा नहीं है तो सब कुछ, तो वहाँ पे तो फ्रेंड्स बहुत दिक्कत होगी। महिला कॉलेज हो तो वहाँ पे किसी भी महिला को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसमें अपवाद भी होंगे एक दो, हम नहीं कह रहे हैं कि सभी हैं, तो लेकिन मैक्सिमम तो है ही।